गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम करेंगे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में यदि मकान कुछ समय खाली रहता है तो खाली रहने की अवधि का समायोजन किस तरीके से करना है। एडजस्टमेंट फॉर वैकेंसी पीरियड, यानी जब मकान किराए पर देने के लिए तैयार है लेकिन अगर मकान गत वर्ष में पूरे साल या उसके किसी भाग में किराए पर नहीं दिया जा सका है या किराए पर नहीं देने के कारण उसका प्राप्य या प्राप्त किराया कम है तो ऐसी कम राशि को ही प्राप्त या प्राप्य किराया माना जाएगा। अब हमें देखना है कि अगर मकान खाली रहा है तो मकान खाली रहने की अवधि का किराया हम जब ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालेंगे तो उस समय उसका समायोजन करना ज़रूरी है, क्योंकि ऐसी स्थिति में मकान मालिक को दो प्रकार का नुकसान होता है। एक तो मकान कम किराए पर या तो उठाया गया हो या जिससे उसकी आय कम हो जाए, या वो खाली रहे और कुछ माह का किराया प्राप्त नहीं हो तो उससे उसकी आय कम हो। तो ऐसी स्थिति में हमें ये देखना है कि मकान का जो वैकेंसी पीरियड है उस वैकेंसी पीरियड की जो भी लॉस है, वैकेंसी पीरियड में जो भी किराया नहीं मिला है उस किराए को हम ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालते समय उसका एडजस्टमेंट करें। तो इसमें हम क्या देखते हैं, ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालते हैं तो हम पहले देखते हैं म्यूनसिपल वैल्यू और फेयर रेंट जो दोनों में अधिक हो वो लेते हैं, फिर उसको स्टैंडर्ड रेंट से कंपेयर करते हैं, उन दोनों में जो कम होता है वो लेते हैं और फिर रेंट रिसीव्ड एंड रेंट रिसीवेबल निकालते हैं। तो रेंट रिसीव्ड एंड रेंट रिसीवेबल और जो पहले जो उचित किराया है और मकान के प्राप्य किराया जो है, तो उन दोनों में जो भी अधिक हो उसे लिया जाता है। तो ऐसी स्थिति में मकान खाली रहने की अवधि के किराए को हमें यहाँ घटाना है, चाहे उचित किराया और प्राप्य किराए में से कोई भी राशि अधिक हो। लेकिन कुछ बातें ध्यान में रखनी है। वो बात, पहली बात यह है कि मकान का अन्य कोई प्रयोग न हो, यानी मकान खाली रहने का मतलब यह है कि करदाता ने इस मकान का अन्य कोई उपयोग नहीं किया है। जैसे यदि मकान के खाली रहने की अवधि में उसका गेस्ट हाउस के रूप में उसको काम में ले लिया तो फिर इस खाली रहने की अवधि के किराए को नहीं घटाया जाएगा। दूसरी बात, मकान खाली रहने की अवधि वर्ष में कभी भी हो सकती है। मकान गत वर्ष में किसी भी समय खाली हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि शुरू में ही खाली रहा हो या बीच में खाली रहा हो या लास्ट में खाली रहा हो। तो खाली रहने की अवधि गत वर्ष में एक से अधिक बार भी हो सकती है। तो यदि मकान आधे महीने भी खाली रहा है तो आधे महीने के किराए का भी हमें समायोजन करना है। जैसे 2.5 महीने मकान खाली रहा तो हमें 2.5 महीने का किराया उसमें एडजस्ट करना है। या मकान कुछ दिनों के लिए खाली रहा, मान लीजिए 25 दिन खाली रहा है, तो हम 25 जो भी एनुअल वैल्यू है उसको 25/365 से मल्टीप्लाई करके उसको खाली रहने की अवधि का किराया मानकर उसका समायोजन करेंगे। अब यदि मकान खाली रहने की अवधि का किराया बाद की अवधि के किराए से अलग हो, यानी मकान एक बार किराए पर दिया, किराए पर देने के बाद किराएदार ने मकान खाली कर दिया, फिर कुछ दिनों के बाद दोबारा से मकान को किराए पर दिया, तो हो सकता है बाद में किराया ज़्यादा ले लिया हो। तो ऐसी स्थिति में हमें ये देखना है कि मकान बाद में उसके बाद फिर खाली हो गया हो, तो यहाँ मकान खाली रहने की अवधि के किराए का समायोजन करते समय हम प्रति माह किराया वह लेंगे जो कि पूर्व और पश्चात की अवधि से में अधिक हो, यानी जो बाद में अधिक किराए पर दे रखा है तो वैकेंसी पीरियड का किराया भी हम उस आधार पर निकालेंगे। और यदि मकान वर्ष पर्यंत खाली रहा है, यदि मकान गत वर्ष में पूरे वर्ष खाली रहा हो तो सामान्य नियम यह है कि ऐसे मकान का सकल वार्षिक मूल्य 0 लिया जाएगा और उसमें से नगर परिषद करों की कटौती मिलेगी। परंतु इसके लिए ये आवश्यक है कि मकान किराएदार न मिलने के कारण खाली रहा हो। अब हम एक सवाल देखते हैं। सवाल है कि राजू ने एक मकान वर्ष 2008 में बनवाया और तभी से ये मकान 3,660 रुपये प्रति माह किराए पर दिया गया है। किराएदार ने यह मकान 16/3/2020 को खाली कर दिया और उसके 2.5 महीने बाद यह मकान इसी किराए पर सुरेश को दे दिया गया। इस मकान का नगरपालिका मूल्यांकन 40,000 रुपये है एवं प्रमाणित किराया 45,000 रुपये है। कर निर्धारण वर्ष 2020-21 के लिए इस मकान का सकल वार्षिक मूल्य ज्ञात कीजिए। तो हम लिखेंगे कंप्यूटेशन ऑफ एनुअल वैल्यू ऑफ हाउस ऑफ राजू फॉर द असेसमेंट ईयर 2020-21। इसमें केवल म्यूनसिपल वैल्यू और स्टैंडर्ड रेंट दे रखा है, फेयर रेंट नहीं दे रखा है, तो हम इन दोनों को ही कंपेयर करेंगे। म्यूनसिपल वैल्यू 40,000, स्टैंडर्ड रेंट 45,000। तो इन दोनों में हम जो एक्सपेक्टेड रेंट निकालेंगे तो इन दोनों में हम जो कम होगा उसे लेंगे, विच एवर इज लेस, ए और बी में से। तो 40,000 कम है वो लेंगे
अब है रेंट रिसीवेबल, 3,660 रुपये रेंट रिसीवेबल है। 3,660 को हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ रहा है 43,920। अब हमें इन दोनों को, यानी जो हमने पहले 40,000 रुपये लिखा और ये 43,920 लिखा, इन दोनों में से हम जो लेंगे वो ज़्यादा वाला लेंगे। तो विच एवर इज़ मोर, सी एंड डी। 43,920 आ गया। अब ये मकान 16 मार्च को खाली हुआ, तो 16 मार्च, अब मार्च के महीने में 31 दिन होते हैं, यानी 15 मार्च तक इसमें किराएदार रहा, 16 को खाली हो गया। तो 31 में से हम 15 दिन घटा दें तो घटाने के बाद 16 दिन ये मकान खाली रहा, तो वैकेंसी पीरियड 16 दिन हो गया। तो 43,920 में से हम 16/365 से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1,925 आ रहा है। ये घटाने के बाद इसकी ग्रॉस एनुअल वैल्यू आ जाएगी 41,995 रुपये। तो जो वैकेंसी पीरियड है उसका हम एडजस्टमेंट बाद में करेंगे। अब इसी से रिलेटेड एक सवाल और है कि श्री लालू प्रसाद की 5 मकान संपत्तियों के संबंध में निम्नलिखित सूचनाएं उपलब्ध है। कर निर्धारण वर्ष 2021 के लिए प्रत्येक संपत्ति का सकल वार्षिक मूल्य ज्ञात करें। तो 5 मकान है A B C D E, और जो वैल्यू दे रखी है वो इन थाउजेंड दे रखी है, रुपीज़ जो है इन थाउजेंड है। म्यूनसिपल वैल्यू है ए मकान की 144, बी की, यानी सभी मकानों की म्यूनसिपल वैल्यू 144, उसके बाद 3 जीरो लगा देंगे तो 1,44,000 हो गया। स्टैंडर्ड रेंट सबका दे रखा है, फिर फेयर रेंट दे रखा है, एंड रेंट फॉर फुल ईयर का रेंट दे रखा है 12 महीने का। सेल्फ ऑक्यूपाइड मंथ, कुछ मकान कुछ समय के लिए सेल्फ ऑक्यूपाइड रहे तो उसका महीना दे रखा है। अनरियलाइज रेंट, न वसूल हुआ किराया है, दे रखा है 3 मकानों पर किराया वसूल नहीं हुआ। एंड वैकेंसी पीरियड, 4 मकान कुछ समय के लिए खाली रहे। तो इसके लिए हमें कंप्यूटेशन ऑफ ग्रॉस एनुअल वैल्यू के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले हम लेंगे फॉर द असेसमेंट ईयर 2020-21 इन 1000 रुपीज़ लिख देंगे हम। अब सबसे पहले हम लेते हैं म्यूनसिपल वैल्यू। म्यूनसिपल वैल्यू सबकी 1,44,000 है, तो 144 आ गया। एंड फेयर रेंट लेंगे क्योंकि यहाँ फेयर रेंट भी दे रखा है। फेयर रेंट है इसका 140, 150, 160, 130 और 120। अब इन दोनों में से कंपैरिजन करके हमें एक्सपेक्टेड रेंट निकालने के लिए इन दोनों को कंपेयर करना है। इन दोनों में जो अधिक होगा वो लेंगे। तो विच एवर इज़ मोर ऑफ ए एंड बी, ए और बी। ए और बी में से अधिक, इसका 144 आ गया, इसको 150, 160, 144 और 144, यानी ये 2 फिगर हमने शुरू में लिखे, म्यूनसिपल वैल्यू एंड फेयर रेंट, उन दोनों को कंपेयर करना है और उन दोनों में जो अधिक है वो हम यहाँ लेंगे। फिर लेना है क्योंकि स्टैंडर्ड रेंट भी दे रखा है, तो स्टैंडर्ड रेंट जो दे रखा है वो हम लिखेंगे 130, 130, 170, 140 और 130। अब एक्सपेक्टेड रेंट इन दोनों में जो कम होगा वो लिया जाएगा, क्योंकि स्टैंडर्ड रेंट से ज़्यादा रेंट कोई भी मकान मालिक नहीं वसूल कर सकता है, और अगर करता है तो आगे अगर कोई विवाद होता है तो उस विवाद को सही नहीं माना जाएगा। तो एक्सपेक्टेड रेंट आ गया लेस ऑफ सी और डी। सी और डी में जो कम है 130 आ गया, इसका 130, इसका 160, इसका 140 और 130। अब रेंट यहाँ लेना है, रेंट एक्सक्लूडिंग सेल्फ ऑक्यूपाइड पीरियड, यानी यहाँ जो हम रेंट लेंगे वो लेंगे सेल्फ ऑक्यूपाइड पीरियड का रेंट, उसमें से हम माइनस करके लेंगे। तो सबसे पहले वाले में तो सेल्फ ऑक्यूपाइड है ही नहीं, ए मकान में तो एज इट इज़ 120 रेंट आ जाएगा, और इसमें 2 महीने का किराया वसूल नहीं हुआ है, अनरियलाइज रेंट। तो 1 महीने का किराया हो गया 10,000 रुपये और 2 महीने का हो गया 20,000, तो 20 लिख देंगे। तो रेंट रिसीवेबल इसका आ गया 100। और बी मकान में हम रेंट लेंगे, अब यह रेंट दे रखा है 216, यानी 2,16,000। 2,16,000 ये 12 महीने का है, तो 1 महीने का रेंट बनता है इसमें 18,000। अब ये मकान 2 महीने सेल्फ ऑक्यूपाइड रहा तो 36,000 हम इसमें से 216 में से 36 माइनस करेंगे तो आ रहा है 180, यानी सेल्फ ऑक्यूपाइड पीरियड जो रहा 2 महीने का, उस पीरियड का हम यहाँ रेंट इसमें शामिल नहीं करेंगे क्योंकि फुल ईयर का रेंट है, तो ये 180 आ गया। अब इस मकान में भी 1 महीने का किराया नहीं मिला है, तो अनरियलाइज रेंट 18 इसमें से माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 162। अब सी मकान में हमने लिया रेंट, देखो ये सी मकान भी 1 महीने सेल्फ ऑक्यूपाइड रहा और इसका किराया 120 है, यानी 1 महीने का किराया 10,000 है, तो यहाँ 10,000 120 में से 10 घटा दिया तो आ गया 110। अब इसमें कोई अनरियलाइज रेंट नहीं है और कोई वैकेंसी पीरियड भी इसमें नहीं है। चलिए
अब हम डी मकान को लें तो डी मकान में 156 ले रखा है, लेकिन सेल्फ ऑक्यूपाइड नहीं है, इसमें कोई सेल्फ ऑक्यूपाइड पीरियड नहीं है। तो डी मकान का हम अनरियलाइज रेंट, एक महीने का किराया 13,000 है, तो 13 हम इसमें से माइनस करेंगे तो ये इसका आ गया 143। अब इसका वैकेंसी पीरियड का एडजस्टमेंट हम इसके बाद करेंगे आगे। फिर ई मकान में रेंट फॉर फुल ईयर है 162, 162 है, लेकिन ये मकान 2 महीने सेल्फ ऑक्यूपाइड रहा, तो 2 महीने का इसका किराया इसमें से घटाकर हम यहाँ लेंगे तो ये आ रहा है 135, और इसका कोई अनरियलाइज रेंट नहीं है। तो अब इसमें हम ग्रॉस एनुअल वैल्यू लेंगे बिफोर एडजस्टमेंट ऑफ वैकेंसी पीरियड। अब विच एवर इज़ मोर, ई एंड एफ में जो ज़्यादा है, ई एक्सपेक्टेड रेंट है और एफ रेंट रिसीवेबल है, तो इन दोनों में जो ज़्यादा होगा उसको लेंगे। तो ए मकान का 130 आ जाएगा, बी मकान का 162 आ जाएगा, सी मकान का 160 आ जाएगा, डी मकान का 143 आ जाएगा और ई मकान का 135। इन दोनों में जो अधिक है उसको ई और एफ में कंपेयर करके। अब हम वैकेंसी पीरियड के इसमें से घटाएंगे रेंट फॉर वैकेंसी पीरियड। अब पहला मकान 2 महीने खाली रहा, 2 महीने का किराया उसका 20 इसमें माइनस कर देंगे। दूसरा मकान 1 महीने खाली रहा, 1 महीने का किराया 18,000, 18 माइनस कर देंगे। सी मकान का कोई वैकेंसी पीरियड नहीं है, इसमें से कोई एडजस्टमेंट नहीं होगा, यही आ जाएगा 160 ही। डी मकान 2 महीने खाली रहा, तो 2 महीने, 1 महीने का 13,000 है तो 2 महीने का 26,000 रुपये, 26 हटा दिया तो 117 आ गया। और ई मकान भी 2 महीने खाली रहा, तो 2 महीने का इसका किराया हो रहा है 27, तो ये इसमें से घटाएंगे तो ये कहेगा 108, यानी ग्रॉस एनुअल वैल्यू इसकी आ जाएगी पहले मकान की 110, दूसरे की 144, तीसरे की 160, चौथे की 117 और पाँचवें की 108। यानी बी मकान का पूरे वर्ष का किराया 2,16,000 है, वर्किंग नोट है, तो अगर 12 से डिवाइड किया तो 18,000 आ गया। 2 माह के लिए मकान स्वयं के निवास के काम में आया, इसलिए केवल 10 महीने ही मकान किराए पर रहा, तो 1,80,000 यानी 180 आ गया। और इसका डूबत किराया ये होगा। इसी उदाहरण में किसी भी मकान का वार्षिक मूल्य शून्य नहीं होगा, क्योंकि कोई भी मकान ऐसा नहीं है जो कि पूरे साल स्वयं के निवास के काम में आया हो। स्वयं के प्रयोग की अवधि के किराए और डूबत किराए का समायोजन करने के बाद शेष किराए और अपेक्षित किराए नगर परिषद मूल्य और उचित किराए में से जो भी अधिक हो उसे मानक किराए तक कम करने के बाद में जो भी अधिक हो उसे लिया जाएगा और खाली रहने की अवधि के किराए को घटा दिया जाएगा। शेष राशि ही वार्षिक मूल्य होगी। तो इस तरीके से अपने को इसका ग्रॉस एनुअल वैल्यू वैकेंसी पीरियड का एडजस्टमेंट करते हुए निकाल